हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि एवरेज करंट फॉर एन ऑल्टरनेटिंगली वेरिंग करंट ओवर टाइम पीरियड टर्न्स आउट टू बी 0। अब अगर हम एक टाइम पीरियड की बात नहीं करें, हम लॉन्ग टाइम की बात करें, तो एवरेज करंट का क्या होगा? तो आपको ध्यान होगा जैसे कि एवरेज किसी भी फंक्शन, हमारे इस केस में करंट निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है। कोई फंक्शन अगर है एफ टी, इसका एवरेज हमें निकालना है, तो ये हो जाएगा एफ टी डी टी का इंटीग्रेशन फ्रॉम से टाइम t1 टू t2 डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ dt फ्रॉम टाइम t1 से t2। हमारे इस केस में अभी जो हम करने जा रहे हैं, इसमें हमें अब लॉन्ग टाइम के लिए एवरेज करंट जानना है। साइनोसॉइडल का I इक्वल्स टू I कैपिटल I साइन ओमेगा t प्लस फाई। हमें इसका एवरेज निकालना है लॉन्ग टाइम में। हमने अभी देखा एक टाइम पीरियड में तो 0 आ ही रहा था, जो लास्ट लेक्चर में देखा। इसी को हम लगाते हैं, तो एवरेज करंट ओवर लॉन्ग टाइम। तो जैसा हमारे पास है, इस फंक्शन की जगह हम रख देंगे हमारा इस बार का फंक्शन जो है I साइन ओमेगा t प्लस फाई का इंटीग्रेशन डिवाइडेड बाय dt का इंटीग्रेशन, और हम चाह रहे हैं इसको लॉन्ग टाइम के लिए, तो t को हम बढ़ाते जाएंगे और 0 से अगेन इसका इंटीग्रेशन। तो i बार चला गया, इसका इंटीग्रेशन dt का इंटीग्रेशन t हो जाएगा, और फिर लिमिट रखेंगे 0 से स्मॉल t, तो स्मॉल t डिनोमिनेटर में आ जाएगा। इसका इंटीग्रेशन, इसका हम जानते हैं माइनस ऑफ कॉस ओमेगा t प्लस फाई ओवर ओमेगा, और फिर 0 से t इक्वल्स टू माइनस I ओवर t ओमेगा cos ओमेगा t प्लस फाई माइनस cos फाई, ये हमारे पास आया। अब हम इसको इंटरप्रेट करते हैं। तो जैसे जैसे हमने देखा था कि ये वैल्यू एक टाइम पीरियड कैपिटल T के लिए 0 आ रही थी, एवरेज वैल्यू ऑफ द करंट। लेकिन अब हमारा ये जो टाइम T है, ये लॉन्ग टाइम है। हम जानते हैं जो कॉस फंक्शन है, ये ऑसिलेटिंग फंक्शन है, इसकी मैक्स वैल्यू +1, मिन वैल्यू -1 है। तो ये -1 और +1 के बीच में ही चलता रहेगा, और ये कांस्टेंट है। तो ये जो वैल्यू है, ये एक फाइनाइट वैल्यू है, जो इसकी वजह से +-1 में रहेगा, और ये कोई कांस्टेंट है। तो इसकी वैल्यू जो है वो ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकती है, वो 2 हो सकती है, और कम से कम हो सकती है -2। इससे ज्यादा और इससे कम नहीं हो सकता बिकॉज ऑफ द कॉस फंक्शन। लेकिन जो समय बढ़ेगा, तब हम डिनोमिनेटर की तरफ देखें, तो t जो है वो बढ़ता जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि ऊपर जो है वो स्मॉल नंबर है, बट नीचे जो नंबर है वो टाइम के साथ बढ़ता जाएगा। तो अगर हम लॉन्ग टाइम के लिए भी एवरेज करंट देखेंगे, तो इट टर्न्स आउट टू बी 0। तो इट टेंड्स टू 0 फॉर लॉन्ग टाइम t। तो एक टाइम पीरियड के लिए डेफिनेटली 0, और लॉन्ग टाइम के लिए अगेन एवरेज ऑफ द करंट इज 0। अब हम जो है वो स्क्वायर ऑफ द करंट का एवरेज निकालेंगे, और उसका फिर फिजिकल सिग्निफिकेंस भी हम देखेंगे क्या आता है। तो एवरेज ऑफ द स्क्वायर इस बार हम जो एवरेज चाह रहे हैं वो चाह रहे हैं I स्क्वायर का। हमारे पास यही फॉर्मूला है
लेकिन यहाँ हम फंक्शन की जगह रखेंगे करंट का स्क्वायर। ये हो जाएगा आई स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाई डी टी का इंटीग्रेशन, और हम अगेन एक टाइम पीरियड के लिए करेंगे। और डिवाइडेड बाय डी टी का इंटीग्रेशन एक टाइम पीरियड के लिए। ये आपने नोट कर लिया होगा, मैं जरूरत पड़ेगी तो इसको मिटा दूंगा। आई स्क्वायर का ध्यान रखना चाहिए, आई स्क्वायर। और अब मैं इस साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव को लीनियराइज कर दूंगा। तो आप लोग जानते हैं मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी प्लस फाइव डी टी 0 से t डिवाइडेड बाय 2। तो ये 2 को मैं बाहर कर देता हूँ। ये साइन स्क्वायर का फॉर्मूला है इंटीग्रेट करने का। और इसका जैसा हमने यहाँ देखा था, तो dt का इंटीग्रेशन t है, फिर लिमिट लगाएंगे तो कैपिटल T। फॉर्मूला आप चाहो तो लिख लो। तो साइन स्क्वायर थीटा जो है वो होता है हाफ ऑफ 1 माइनस कॉस 2 थीटा। इस फॉर्मूले का हमने यूज किया यहाँ पे, इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। तो एवरेज ऑफ द स्क्वायर टर्न्स आउट टू बी आई स्क्वायर ओवर 2t। इसका इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन में हमारा ये जो है dt है, यहाँ पे dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा t माइनस cos 2 ओमेगा t प्लस 5 का इंटीग्रेशन, साइन 2 ओमेगा t प्लस 5 और डिवाइडेड बाय 2 ओमेगा, जो कि t का जो भी कोफिशिएंट होता है उससे डिवाइड हो जाता है। ये चेन रूल से आता है, ये हम लोग अपनी मैथमेटिक्स की क्लासेस से जानते हैं। और 0 से अब ये लिमिट रखते हैं यहाँ पे, तो आई स्क्वायर बड़ा आई स्क्वायर 2t, पहले अपर लिमिट रखी जाएगी। तो जहां जहां हमें t दिखेगा वहां हम बड़ा T रखेंगे, तो कैपिटल T माइनस साइन 2 और फिर ओमेगा t प्लस 5 ओवर 2 ओमेगा। ये तो हो गई अपर लिमिट माइनस, अब जहां जहां स्मॉल t दिखेगा वहां वहां हम शून्य रखेंगे। लोअर लिमिट तो शून्य माइनस साइन 2 5 ओवर 2 ओमेगा। t की जगह मैंने 0 रख दिया। अब अगेन इस चीज को आप जानते हो कि ओमेगा इज 2 पाई बाई टी, और इसलिए ये फंक्शन हो गया है साइन 2 इंटू 2 पाई प्लस 5। हम जानते हैं साइन और कॉस पीरियोडिक फंक्शन है, तो साइन 2 पाई प्लस 5 साइन 5 के बराबर है, या साइन 4 पाई प्लस 2 पाई साइन 2 पाई के बराबर है। और इसका मतलब ये टर्म और ये टर्म ये सेम है और ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचा, इससे हमारे पास आ गया स्क्वायर ऑफ द करंट का एवरेज आई स्क्वायर ओवर, क्योंकि ये टी और ये टी कैंसिल, ये हमारे पास है एवरेज ऑफ द स्क्वायर करंट। अब अगर इसका रूट ले लें तो हम बोलेंगे आई स्क्वायर का रूट, ये हो जाएगा आई ओवर, इसको हम बोल देते हैं रूट मीन स्क्वायर करंट। तो
RMS रूट मीन स्क्वायर इज इक्वल्स टू आई ओवर रूट 2। इसको याद रखने का तरीका है रिवर्स ऑर्डर में है। RMS मीन्स रूट मीन स्क्वायर, तो पहले करंट का आप स्क्वायर कीजिए, फिर एवरेज लीजिए या मीन लीजिए और फिर रूट कर दीजिए। तो हमने पहले करंट का स्क्वायर किया, उसके बाद हमने इसका एवरेज लिया और अल्टीमेटली फिर मैंने इसका रूट ले लिया। तो इसको बोलते हैं IRMS। और इसी को ध्यान में रख के इस करंट को हम कह देते हैं मीन स्क्वायर करंट, मीन स्क्वायर करंट। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है, व्हाई वी स्टडी IRMS, उसको जानने के लिए हम एक कांस्टेंट करंट अगर भेजें एक रेजिस्टर से, जिस कांस्टेंट करंट की वैल्यू IRMS के बराबर हो, तो हम देखते हैं कि एक टाइम पीरियड में कितनी हीट जनरेट होती है। तो हम ये कहना चाह रहे हैं सिग्निफिकेंस ऑफ I या IRMS, ये हम देखते हैं। तो मैं एक रेजिस्टर से एक कांस्टेंट करंट भेज रहा हूं जिसकी वैल्यू है I ओवर रूट 2 के बराबर। पीक वैल्यू जो है ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट डिवाइडेड बाय रूट 2, ऐसा कांस्टेंट करंट भेज रहा हूं, कांस्टेंट करंट थ्रू अ रेजिस्टर R। और मैं देखना चाहता हूं कि एक टाइम पीरियड कैपिटल T में इसमें से कितनी हीट जनरेट होगी। तो हम जानते हैं कि हीट जो है वो हो जाएगी पावर इंटू dt का इंटीग्रेशन, और पावर होता है I स्क्वायर R dt, पावर डिसिपेटेड। और ये मैं एक टाइम पीरियड के लिए चाह रहा हूं। तो हमारा करंट कितना है, हमारा करंट है I बाई रूट 2, तो इसका स्क्वायर कर देते हैं, तो I स्क्वायर ओवर 2 और फिर हम R इंटू टी। तो अगर मैं कांस्टेंट करंट भेजूं जिसकी वैल्यू हमारे अल्टरनेटिंग करंट के मीन रूट मीन स्क्वायर के बराबर हो, तो जो हीट डिसिपेटेड एक टाइम पीरियड में होती है वो होती है। अब हम हमारा अल्टरनेटिंग करंट भेजते हैं इसमें इतने ही टाइम के लिए और फिर देखते हैं कि उससे कितनी हीट जनरेट होगी। तो अब मैंने एक रेजिस्टर में से एक करंट I भेजा और I की वैल्यू है I साइन ओमेगा t प्लस 5, और मैं देखना चाहता हूं कि इस करंट से इस रेजिस्टर में कितनी हीट डिसिपेट होती है एक टाइम पीरियड में। तो पावर का फॉर्मूला तो यही है, निकालते हैं हीट जनरेटेड इक्वल्स टू I स्क्वायर R, I स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t प्लस 5 इंटू R इंटू dt का इंटीग्रेशन। देखते हैं ये I स्क्वायर, और इसको हम लीनियराइज कर देते हैं बिल्कुल जैसे अभी किया था। तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस ट्वाइस ऑफ ओमेगा t प्लस 5, और ये R भी बाहर लिख देता हूं मैं, ब्रैकेट ये वाला लगा लेते हैं, dt 0 से t और डिवाइडेड बाय 2। इंटीग्रेट कर लेते हैं, तो I स्क्वायर R ओवर 2 t माइनस साइन 2 ओमेगा t प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2 ओमेगा 0 से t। जब लिमिट रखेंगे तो पहले यहाँ कैपिटल T रखेंगे और यहाँ कैपिटल D रखेंगे।
हम जानते हैं कि ये वाली टर्म चूंकि ओमेगा जो है वो हमने यहाँ देखा था कि 2π/t के बराबर होता है, इसलिए साइन 2 ओमेगा t प्लस फाइव साइन 2 फाई के ही बराबर हो जाएगा। तो जब आप कैपिटल टी रखोगे तो जो टर्म आएगा वो बेसिकली साइन 2π/2 ओमेगा के बराबर है, और जब 0 रखोगे तब भी ये टर्म वही हो जाएगी जैसा हमने यहाँ किया था। तो ये वाली टर्म कट जाएंगी और हमारे पास बचेगा I²R/2 इंटू टी। यानी कि जब आपने अल्टरनेटिंग करंट भेजा तो एक टाइम पीरियड में ये इतनी हीट जनरेट हुई है, और अगर आप इसी रजिस्टर से अल्टरनेटिंग की बजाय कांस्टेंट करंट भेजते, उस कांस्टेंट करंट की वैल्यू किसके बराबर होती? उस कांस्टेंट करंट की वैल्यू बराबर होती IRMS के। इसके करस्पॉन्डिंग जो अल्टरनेटिंग करंट के करस्पॉन्डिंग IRMS है, उतना कांस्टेंट करंट आप भेजते तो भी एक टाइम पीरियड में उतनी ही हीट जनरेट होती। तो ये फिजिकल सिग्निफिकेंस है IRMS का कि अगर आप उतनी वैल्यू का कांस्टेंट करंट भेजें तो एक रेजिस्टर से जितनी हीट डिसिपेट होगी उतनी ही हीट जो है वो एक अल्टरनेटिंग करंट से उतने ही टाइम में जनरेट होगी। तो ये IRMS का इसी तरीके से। अब हम अगले लेक्चर्स में सिंपल सर्किट्स पढ़ेंगे, जैसा मैंने एकदम स्टार्ट में बताया था। और उस सिंपल सर्किट में सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, यानी एक सर्किट में सिर्फ एक AC सोर्स होगा और एक रेजिस्टेंस होगा, और हम देखेंगे कि अगर हम वोल्टेज जो अप्लाई कर रहे हैं V = V0 sin ओमेगा t, तो करंट जो है वो कितना आएगा, उसका क्या रिलेशन होगा वोल्टेज से, उसकी पीक वैल्यू क्या होगी। और इस सब के एनालिसिस के लिए वैसे तो बेसिकली डिफरेंशियल इक्वेशन की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन हम चूंकि हमारी लिमिटेशन है, हम 12th क्लास में है, तो हमारी मैथमेटिक्स जो है उसमें डिफरेंशियल इक्वेशन का उतना पार्ट नहीं है कि हम सॉल्व कर सकें। तो हम एक विशेष टेक्निक का, स्पेशल टेक्निक का यूज करेंगे विच वी कॉल फेजर डायग्राम। तो हम फेजर डायग्राम के थ्रू सर्किट्स को भी सॉल्व करते चलेंगे, और फाइनली जब हम तीनों एलिमेंट्स लगाएंगे L, C और R, उस समय हम फेजर डायग्राम से बहुत इजीली करंट निकाल पाएंगे फॉर ए गिवन वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी। तो हम फेजर के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हम तीन अलग अलग एलिमेंट्स जो है उनके बारे में बात करेंगे। थैंक यू।